हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। आज अपन 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, जैसे इसके कार्य क्या है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है, ये सब अपन इस बुक में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान तालमेल बिठाता है और भरोसा दिलाता है। कैसे? सोचो, कल्पना करो कि आप एक बड़े समूह के ग्रुप के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करो कि उस समूह में की विशेषताएं हैं अलग अलग हैं। जैसे उसमें अलग लोग हैं, वो ग्रुप है, उसमें अलग अलग विशेषताओं वाले लोग हैं। जैसे उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। जैसे अलग अलग धर्मों के एक ग्रुप है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब धर्मों के लोग हैं और उनके रीति रिवाज और पूजा पद्धतियाँ सब अलग अलग हैं। किसी धर्म को ऐसे भी हैं उनमें से कुछ जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और वे विभिन्न आधारों पे भिन्न भिन्न हैं। उनके व्यवसाय अलग है, नौकरियां अलग हैं, उनकी योग्यताएं अलग हैं, उनके शौक अलग हैं। जैसे सिनेमा से लेके किताबों तक, जैसे किसी को सिनेमा देखना पसंद है तो किसी को किताबें पढ़ना पसंद है। उनमें कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं। कल्पना करो दोस्तों, ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद हैं। इतने सारे अलग अलग धर्मों के, रीति रिवाजों के, अलग विचारों के लोग, अलग पेशे हैं, उनके अलग नौकरियां हैं, वो एक ग्रुप में हैं। तो ऑब्वियसली उनके सबके विचार अलग होंगे, विचार उनके पहलू अलग अलग होंगे, तो विवाद भी जरूरी है, होने जरूरी है मतलब पक्का होने हैं। उनमें विचार सबके एक नहीं हो सकते। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए? क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? जो ग्रुप बना है उसमें क्या सबको समान माना जाए या उनके साथ भेदभाव किया जाए? ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अलग अलग राय है सबकी। इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अलग देगा, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। वो सब को एक दूसरे की ज़रूरत है बच्चों, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा। यदि कुछ बुनियादी नियम नहीं होंगे तो सब अलग अलग भागेंगे, अलग अलग विचार होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे सब में। तो उसके लिए कुछ नियम डिसाइड किए गए हैं, तो देखते हैं वो क्या है। उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार होगा। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय उनमें बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। ये नहीं कि मूल अधिकार दे दिए, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 नहीं दिया तो उनको लागू कौन करवाएगा? उनको हनन होगा तो अपन कहाँ जाएंगे? इसी तरह से उन्हें लागू भी करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। उनको ये विश्वास नहीं होगा, वो समझेंगे कि हम तो ये इन नियमों का पालन करेंगे, पर दूसरों से कौन करवाएगा? बाकी सदस्य हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा
तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पे उन्हें दंडित किया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो ये था दोस्तों इसका सार कि एक ग्रुप है, जैसे अपना एक ग्रुप है, उसमें जैसे अपना देश है, उसमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग एज के, अलग अलग धंधे, काम धंधे, जैसे नौकरी है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का कुछ है। ये इन सबको एक इकट्ठा समन्वित रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए और विकास के लिए संविधान के द्वारा कुछ बुनियादी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करके ही सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, शांति रह सकती है, एकता रह सकती है। ये है दोस्तों इसका मतलब। अब निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। अब इसमें यह है कि संविधान के जो नियम हैं उनको बनाएगा कौन। तो आपको कई नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग है नियम बनाना चाहते हैं। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, सबसे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब सबके अपने अपने विचार हैं, तो सब सोचते हैं कि मेरे विचारों पे चल के कल्याण हो सकता है, मेरे विचार अच्छे हैं, दूसरा सोचेगा कि मेरे पे। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। जैसे पहले राजा महाराजाओं का शासन था, मोनार्की था, तब राजा कानून बनाते थे। जबकि कुछ संविधान ऐसे पुराने सोवियत संघ के, जैसे सोवियत संघ का संविधान है, निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, लेकिन यह विषय इतना सरल इजी नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। जैसे संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। ये सब संविधान करता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी संविधान लगाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं, हमारे लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहन सकते आप, ठीक है। विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है आप,
किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है या किसी एक खास रंग वाले को ही कुएं में पानी भरने की इजाज़त दे सकती है। ये सब यदि सरकार कर दे तो स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, आप लोगों ने ही बनाई थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। चलिए देखते हैं आगे। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएगा। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो संविधान जो कानून लागू करता है, जो सीमाएं सरकार के ऊपर लगाता है, नहीं तो सरकार मनमानी करेगी, जनता की मानेगी नहीं, अपने मनमर्जी से कानून बनाएगी, किसी एक धर्म का पक्ष ले लेगी, एक जाति का पक्ष ले लेगी। लेकिन इसके लिए भी संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, सरकार पे कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, उनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। तो संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। जैसे सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन करती है तो इसके खिलाफ अपन सरकार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं। अलग अलग जगह के संविधानों में ये बदलती रहती हैं। एक जगह के संविधान में भी समय के अनुसार ये बदलती रहती हैं। लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है कि आप किसी को भी मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकते, और गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको आप रख नहीं सकते। यदि उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता है, आप संगठन बना सकते हो उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपात में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी जो अपन को मूल अधिकार दिए हुए हैं उनको आपातकाल में कुछ समय के लिए समाप्त किया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या है, चलिए देखते हैं। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। पुराने जो संविधान थे उनमें केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण किया जाता था कि कौन सा निर्णय कौन लेगा, ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, ये विधायिका, ये सब किया गया था। लेकिन और इन पे प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के जो संविधान हैं, जिनमें भारतीय संविधान एक सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार को सकारात्मक कार्य कर सके, नीति निर्देशक तत्व है, और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। समाज की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं और जो समाज के लक्ष्य हैं, उनको अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की कई प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। जैसे अपन को मूल अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो मूल अधिकार यदि समाज कल्याण का कार्य सरकार कर रही है और उसमें आड़े आ रहे हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार था, तो ऐसी उसको सरकार ने समाप्त किया, क्योंकि ये शक्ति देना सरकार को जरूरी है, नहीं तो वो समाज का विकास नहीं, समाज कल्याण के कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो,
यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है, इच्छा है, तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। अब अपन तो ये कर नहीं सकते, आम आदमी तो ये कर नहीं सकता कि जाति पे भेदभाव हो रहा है तो भाई ये मत करो, ये अपन नहीं कर सकते, ये सरकार ही कर सकती है। तो सरकार को ऐसी पावर देना जरूरी है कि ऐसे कार्य कर सके। दक्षिणी अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। वहाँ इतना भेदभाव था काले गोरे का। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का, इच्छाओं का पिटारा होता है, बॉक्स होता है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिसमें वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। क्योंकि कदम तो सरकार उठा लेगी, लेकिन जनता यदि ना माने तो उसके लिए कानूनी मदद भी ले सकती है सरकार। जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा कार्य है वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता के आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब देखिए, संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नहीं है, वरन वह समाज को ऐसी शक्तियां भी प्रदान करता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। ये सिर्फ उसको नियंत्रित ही नहीं करता संविधान की सरकार पे ये नियंत्रण लगा दो, वो नियंत्रण लगा दो, नहीं, वो नियंत्रित करता है लेकिन साथ में ऐसी शक्तियां भी सरकार को देता है जिससे वो समाज की सामूहिक भलाई कर सके। जैसे दक्षिणी अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। जैसे वह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने का सरकार को पावर देता है। अन्यायपूर्ण भेदभाव जहाँ हो रहा है व्यक्तियों के बीच, समूहों में, तो उसके लिए कदम उठाने का अधिकार भी सरकार को देता है। सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। दोस्तों, अब राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है ये देखते हैं। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान है। संविधान से ही उसके समाज की पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम शासन कैसे करें, कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, इच्छाओं, हमारे लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। यदि संविधान नहीं होगा तो एक तरह से जंगल राज हो जाएगा। कोई किसी की बात नहीं मानेगा, मन मर्जी चलेगी, किसी के मौलिक अधिकार नहीं होंगे। किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसके लिए उन पे एक्शन लेने के लिए कोई नहीं होगा। तो ये सब कार्य संविधान करता है। ये सब संविधान में दिए गए हैं और फिर इनको व्यवहारिक रूप सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब देते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अतः सबकी सीमाएं बताता है, सबके कार्य डिसाइड करे हुए हैं, संविधान में निश्चित किए हुए हैं कि ये कार्य इसका है, ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका का है और ये विधायिका का है। हाँ,
नागरिकों के लिए भी कर्तव्य निश्चित किए गए हैं कि ये कर्तव्य नागरिकों को निभाने चाहिए। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। हर प्रत्येक देश के संविधान में अलग अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब में कॉमन है, एक जैसी हैं। जैसे कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार सब प्रत्येक देश के संविधान में, और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। जो परंपराएं चली आ रही हैं उन देशों में अधिकतर वही नियम बन जाते हैं। नियम संविधान में उन्हीं को नियम बनाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके जो परंपराएं चली आ रही हैं वही नियम बन जाते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कुछ तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ था। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बन जाते हैं। दोस्तों, संविधान की सत्ता, हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। क्या क्या कार्य संविधान करेगा ये सब अपन ने ऊपर देखा। अब कहाँ पहुँचे, क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का कार्य क्या है। ठीक है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। यह सरकार की शक्ति की सीमा डिसाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म का पालन करे। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। ये राजनीतिक शक्ति है दोस्तों। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो बहुमत दल, जिस दल का बहुमत होगा उसको, उसके दल के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। ये सबके लिए है, सब नागरिकों के लिए है, सबके लिए है कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है। संविधान में जो कानून है वो सर्वोच्च है जिसका पालन सभी को करना पड़ता है। भारतीय नागरिक किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। किसी एक धर्म, जाति या यहाँ अनेक धर्म, जातियों के अनेक प्रकार की संस्कृतियों के लोग हैं, तो किसी एक धर्म और जाति को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न करते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है। जैसे अपने यहाँ संविधान क्या है, वो कितना प्रभावी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो कितना प्रभावी है। यहाँ क्या संविधान न्यायपूर्ण है, क्या संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय देता है। तो चलिए देखते हैं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। दोस्तों, जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप में हम उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं। संविधान क्या है, एक दस्तावेजों का वही तो है। उसमें दस्तावेज, जो भी नियम कायदे हमारे लिए बनाए गए वो लिखित रूप में एक दस्तावेज है। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। वहाँ लिखित संविधान नहीं है इंग्लैंड में, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका
ऊपर अपन ने उल्लेख किया है, ऊपर अपन ने पढ़ा है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही होते हैं, वे केवल होते शब्द होते हैं। कई देशों के संविधान ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखित में हैं लेकिन वो व्यवहार में नहीं है। और कुछ नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, कि कहाँ का संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव है। संविधान का प्रभाव होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। इसके अनेक कारण हैं जिससे संविधान प्रभावशाली हो, जैसे संविधान में लाने का, प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, संविधान बनाने वाले लोग कैसे थे, संविधान की बात दिमाग में कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, और उसको बनाने वाले कौन थे, और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं दोस्तों जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में बनाया था, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणाएं ली थी। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई थी, उसमें हर धर्म, जाति, क्षेत्र के लोग थे, किसी एक जगह के नहीं थे दोस्तों। हमारे संविधान को बनाने में भी हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोग थे, ना कि किसी एक को ज़्यादा बहुमत प्राप्त था। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, कि किसी एक के शक्ति को बढ़ाने का साधन संविधान नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत नहीं हुआ दोस्तों, जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। लोगों ने इसे प्रबल समर्थन दिया था क्योंकि हर जाति, धर्म, हर क्षेत्र के लोग थे। कोई एक जगह का या एक किसी धर्म, जाति का यहाँ बहुमत नहीं था, सब जगह के लोग थे, सब तरह के लोग थे। इसलिए इसको बहुमत प्राप्त हुआ क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर प्राप्त था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। कौन संविधान बना रहे हैं, उनको जनता का कितना समर्थन है, संविधान की सफलता इस पे निर्भर करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर अपन कल करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे का चैप्टर अपन कल करेंगे। थैंक यू।